कार्य कर रहे हैं यहाँ पर। आप सभी का स्वागत है। और ये मैं वर्मा जी से बात कर रहा था कि अच्छा लगता है कि जो है जो हमने लैब इस्टेब्लिश करी थी इसमें इसका यूज हो रहा है। तो ये बेसिकली जो है ये लैब जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एकेडमी हुआ करती थी कभी उत्तराखंड में। आप लोग मुझे लगता है 2-4 लोग होंगे जो पुराने। ये पहले जो है माइक्रोसॉफ्ट एकेडमी थी, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की, और एमओयू था गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड के साथ नरेंद्र तिवारी जी के टाइम पे। तो जहाँ स्पोर्ट्स हॉस्टल है वहाँ पर एक एकेडमी हुआ करती थी, एक डेडिकेटेड एकेडमी थी हमारी। और वो एकेडमी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी चलाती थी उसको, और हमारे टीचर्स को ट्रेन करती थी। वो एकेडमी उनका एमओयू खत्म हुआ, फिर वो एमओयू जो है वो रिन्यू नहीं हुआ, और ये पूरी एकेडमी हमको हैंडओवर हो गई। लेकिन वहाँ सैफ गेम्स चल रहे थे, सैफ विंटर गेम्स चल रहे थे, तो उन्होंने एक्वायर कर दिया। उन्होंने कहा कि सामान हटाओ अपना, और ये हम इसको बिल्डिंग को हमको चाहिए। वहाँ पर जर्नलिस्ट और उनके लिए उन्होंने अपना कंट्रोल रूम बनाया। अदरवाइज ये वहाँ पर बहुत बढ़िया लैब थी, मतलब वो वर्ल्ड क्लास लैब थी ये। तो फिर वो लैब हम यहाँ लाए। फिर यहाँ पर ये जो पूरी बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये आईटी एकेडमी थी शिक्षा विभाग की। फिर इसके साथ भी जो है वो कह रहे कि हमारा सौभाग्य, मैं कहता हूँ हमारा दुर्भाग्य है कि ये जो है फिर एससीईआरटी आ गया। फिर एससीईआरटी के 2 कमरों से 4 कमरे 6 कमरे होते होते ये लैब हो गई खत्म, और लैब आईटी एकेडमी अटक गई 1 कमरे में आके। सर तो 2 साल तक तो बंद रही, और हम लगातार प्रयास करते रहे। मैंने खुद पर्सनली प्रयास किया, तब जाके इसकी चाबी हमें यहाँ मिली। तो ये जो है ये एकेडमी जो है वो उसका जो है वो भूत ये है ना, भविष्य ये है, आप देख रहे हैं। तो चलिए ये किसी रूप में यूज हो रही है, ये सबसे मेन हुआ है। कम से कम हमारे रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए कहीं पर भी हम, तो वो मेन चीज़ है। आज जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में हम लोग कई चरणों में काम कर रहे हैं, और आप लोग सब विदित है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को इम्प्लीमेंट कराने के विभिन्न चरण स्थापित किए गए हैं भारत सरकार के द्वारा। और 1986 के बाद जो है ये 34 साल बाद ये कोई शिक्षा नीति है ना। तो ये एनईपी, जैसे आप कह रहे हैं एनईपी, इसका पूरा नाम वही है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं है, जो इस प्रकार की गलत फहमी हो रही है एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं। इसका जो प्रॉपर नॉमेनक्लेचर है वो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, क्योंकि ये 2020 में प्रख्यापित की गई थी, इसलिए जो है ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को में जो है वो स्कूल एजुकेशन के पार्ट में जो है वो रिकमेंडेशंस की गई हैं, और 17 क्षेत्रों में रिकमेंडेशंस की गई हैं। अगर आपने देखा होगा, मैं आप लोगों से एक बार निवेदन जरूर करूँगा कि आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति को एक बार देखें जरूर, पढ़े जरूर। एज अ टीचर, एज ए एजुकेशनिस्ट, हम तभी एजुकेशन को समझ पाएंगे होलिस्टिक उसमें, कि जब हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पढ़ेंगे। उससे आपका एक विजन डेवलप होगा एजुकेशन के प्रति। अभी तक आप एक सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, एक बच्चे के साथ आप समझते हैं हाँ मैं अपना पूरा काम कर रहा हूँ, लेकिन जब आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पढ़ेंगे ना, तब आपको उसके एक होलिस्टिक विजन आपको डेवलप पता चलेगा कि एक्चुअल में शिक्षा है क्या जो हम इम्पार्ट कर रहे हैं। वो केवल आपका केवल सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट एक पार्ट, छोटा सा पार्ट है। तो इसको जो है इसका एक इम्प्लीमेंटेशन डॉक्यूमेंट है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत सरकार के द्वारा जो प्रख्यापित की गई है उसका एक इम्प्लीमेंटेशन डॉक्यूमेंट है, और उस इम्प्लीमेंटेशन डॉक्यूमेंट का नाम है सार्थक। पता होगा किसको, किसी सबको पता है कि कुछ को सार्थक डॉक्यूमेंट है। सार्थक में 2 डॉक्यूमेंट वो है, सार्थक 1 और सार्थक 2। ये भारत सरकार के द्वारा तैयार किए गए। सार्थक 1 में उसके जो अनुशंसाएं हैं, जो विभिन्न पैराग्राफ्स हैं उसमें, उनको चैप्टर्स में इलांगेट किया गया है, चैप्टर्स में बांट के, और चैप्टर्स में बांट के उसमें टास्क दिए गए हैं। तो ये पूरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 297 टास्क में डिवाइड कर रखा है, 297 टास्क में। जैसे 297 में 202 टास्क ऐसे हैं जो स्टेट ने करने हैं, और 95 टास्क ऐसे हैं जो पहले सेंट्रल ने करने, तब हमको इम्प्लीमेंट करने, या केवल सेंट्रल के द्वारा की, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किए जाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के चैप्टर 13 और चैप्टर 14, अगर आप आईसीटी से रिलेटेड, आईसीटी क्योंकि कंप्यूटर के तो हमारे टीचर्स है ही नहीं, तो आप, मुझे पता है कि आप जो है सब सब्जेक्ट टीचर्स है, तो 13 और 14 चैप्टर्स में जो है वो डिजिटल एजुकेशन और ऑनलाइन एजुकेशन की बात की गई है ना। जो 13वां चैप्टर है वो
आपके उसके लिए है, किसके मतलब एजुकेशन की बात कर रहा है, डिजिटल एजुकेशन की बात कर रहा है। और जो 14वां चैप्टर है वो ऑनलाइन एजुकेशन जो आज की तारीख में चल रहा है इस पे बात कर रहा है, 13 और 14वां चैप्टर। तो ये दो चैप्टर हैं। अगर आप इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, डिजिटल एजुकेशन के फील्ड में काम कर रहे हैं, तो ये दो चीजें, इन दो चीजों के रिकमेंडेशन को आप भी जरूर दें। ये चीज है क्या, ठीक है ना। ये आपको विदित है कि आप जो ये काम कर रहे हैं ये दीक्षा पोर्टल में काम होगा, ठीक है। दीक्षा पोर्टल जो है वन प्लेटफॉर्म के रूप में एक स्थापित किया जा रहा है, वन डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में ये किया जा रहा है। इसके साथ जो है स्वयं प्रभा चैनल भी चल रहे हैं, जिसके लिए 2 स्वयं प्रभा चैनल होंगे, हमको भी उत्तराखंड को डेडिकेटेड होंगे, और हमारे जो कंटेंट आप डेवलप करेंगे वो भी वहां पर प्रदर्शित होंगे। तो एक तो मेरा निवेदन यही है आप लोगों से कि भाई जो भी बनाया है वो क्वालिटी उसमें दिखे, उसके लिए आपको भाई रिगरस मेहनत तो करनी पड़ेगी। मैं जितने डिजिटल के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, कई लोगों से जुड़ा हूँ, और आप लोगों को, कम लोगों को पता होगा कि मैं 2010-11 में 10-11 से 15 तक जो है मैं सहायक निदेशक जो है ICT भी रहा हूँ, है ना। तो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत जो ICT अभियान चला था, उस ICT अभियान में जो है मैं शुरू में उसको स्टार्ट और लीड करने का मैंने काम किया था। तो मुझे डिजिटल एजुकेशन और ICT के बारे में काफ़ी वृहद जानकारी है। उस सब स्कूलों में कंप्यूटर, जो स्कूलों में आप कंप्यूटर स्मार्ट क्लासेस वगैरह देख रहे हैं, सब हमने ही वो करे थे। इवन जो ये वर्चुअल लैब है, ये भी स्वीकृति हम ही लाए थे। वो बाद में डिजिटल क्लासरूम मतलब स्मार्ट लैब से वर्चुअल लैब में चला गया, वो केवल उसमें बाद में ये चीज़ हुआ। मैं हमेशा इस बात को वो कर रहा हूँ कि आज की तारीख में टीचिंग का सिनेरियो या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में एक बहुत बड़ा, ये तो कोविड के बाद में तो आपने महसूस किया होगा, हमने तो कोविड से पहले मैं इस बात को कर रहा हूँ, आप लोगों ने नहीं करा होगा। मैंने 2012 में वेबिनार वो कर लिया था, अटेंड कर लिया था 2012 में, जब आप कभी सोच ही नहीं सकते थे इस चीज़ के बारे में। हम 2012 में जब हम राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में थे, तब हम जो है वो ऐप वो था ना, स्काई क्या है, स्काइप पे हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते थे 2010-11 में, जिस टाइम कोई नहीं, जिसका कोई सोच ही नहीं सकता था। उस टाइम जो है एक और वो चलता था, उसका नाम था QQ इंटरनेशनल। एक और जूमिंग ऐप था, उसका नाम QQ इंटरनेशनल था। वो स्काइप से ज़्यादा बेहतर था, लेकिन वो चाइनीज़ था, उसकी प्राइवेसी का थोड़ा सा वो था, वो इससे बेटर वो था। तो उस टाइम स्काइप पे हम ये काम कर लेते, उस टाइम वेबिनार का हमने वो करा था। आज अगर आप ICT के संदर्भ में देखेंगे तो ICT केवल एक कंप्यूटर वो नहीं है ना। एक मेरे पास, चूंकि पहले से मैं वो नहीं था आज तैयार, क्योंकि मेरे पास एक प्रेजेंटेशन था, अगर मैं कल देखूंगा वो मिलेगा मुझे प्रेजेंटेशन, उस टाइम बनाया था। एक्चुअल में ICT है क्या, ICT केवल ICT जो ना 1 वे इंटरेक्शन, 2 वे इंटरेक्शन है ना, उसको एक वर्ड यूज होता है उसमें, मतलब वो 2 टाइप की यूज होती हैं। एक तो ये है कि आप 1 वे इंटरेक्शन करते हैं, 1 वे इंटरेक्शन में आपने वीडियो डाल दी, बात खत्म होगी। एक 2 वे इंटरेक्शन जो ये जूम ऐप वगैरह स्टार्ट हुए हैं, तो ये है ना, तो इस टाइप की। तो ICT यही नहीं है, इवन रेडियो भी ICT है। अगर आप देखेंगे तो रेडियो भी ICT है। ये आपके जो है ये कंटेंट अगर कुछ डेवलप कर रहे हैं आप हार्ड सॉफ्ट कॉपी में, वो भी एक टूल ICT का टूल है, ठीक है ना। तो ये बहुत सारी चीजें हो रही है, लेकिन ये दुर्भाग्य भी है हमारा कि हम उत्तराखंड इस क्षेत्र में बहुत पीछे है, इस क्षेत्र में बहुत पीछे। और हमने बहुत सारे टीचर्स ने हमारा बहुत अच्छा काम किया, लेकिन वो काम भी कहीं ना कहीं उनके केवल अवार्ड तक ही सीमित रह गया। उसका हमारे राज्य को क्या फायदा हुआ, ये मैं आज तक नहीं समझ पाया इस बात को, है ना। मैं, अगर आप लोगों को कोई लोग जानते होंगे तो आमिर है राजस्थान में, ऐप गुरु के नाम से, आप लोगों ने सुना किसी ने? आमिर में वो राजस्थान में टीचर है, उनका नाम है आमिर, ठीक है। वो ऐप गुरु के नाम से जानते हैं, पहचाने जाते हैं। इवन प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में उसमें उनका जिक्र किया था एक दिन, जैसे वो कभी कभी किसका जिक्र कर देते तो वो आमिर की बात आई थी वहां पर। तो वो ये लोग, आमिर ने 350 के करीब जो है ऐप, 350 ऐप बना रखे हैं, डिफरेंट ऐप्स पूरे। अगर आप यूट्यूब पर उसमें ढूंढोगे, ऐप गुरु आमिर के ऐप्स देखो, उस आपको मिलेंगे, वो फ्री में मिलेंगे। कोई उसने एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए 350 ऐप बना रखे हैं।
अभी मैं कुछ दिन पहले वहां गया था, तो बाई लकली जो है वो भी एनसीईआरटी आ रखे थे, हम भी एनसीईआरटी में थे मीटिंग में, तो वहाँ फिर हॉस्टल में साथ ही रहे। तो शाम को तो हमारी काफी लंबी चौड़ी बात थी, मैंने नाम तो सुन रखा था उनका, लेकिन मैंने कहा यार आपके बारे में हमारे यहाँ भी कई लोगों ने काम किया, बहुत लोगों ने काम किया, लेकिन क्या हुआ कि वो सर्टेन आपको यहाँ पर काम के लिए बुलाया, आपने काम किया, फिर आप चले गए, या आपने काम किया केवल अपने पर्पस तक के लिए काम किया। मेरा मानना यह है कि जब आप इस फील्ड में हैं, एजुकेशन के फील्ड में हैं, तो ये कम से कम नीचे तक मिले लोगों को, बच्चों तक मिले, है ना। ये इसका फायदा तभी है अगर आपके अंदर बहुत अच्छी योग्यता है। जैसे हमारे यहाँ यूसी पांडे थे, वो माइक्रोसॉफ्ट जो है इनोवेटिव ग्लोबल अवार्ड विनर थे। हमारे यहाँ एक पहले जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में बताई थी, उनकी जो है वो अवार्ड्स मिलते थे, उनके नेशनल अवार्ड्स मिलते थे, फिर नेशनल के बाद जो है वो एशिया पैसिफिक अवार्ड्स मिलते थे, और एशिया पैसिफिक के बाद वो ग्लोबल अवार्ड्स देते थे। तो अगर किसी को पता है परमवीर कठैत है, ठीक है, जगदम्बा डोभाल है, ये सब पुराने वही है, वो नेशनल। तो जैसे किसी का कैलिफोर्निया में वो हो रहा, तो वो जो अवार्ड होते थे, वो अवार्ड पहले हम यहाँ सेलेक्ट करते थे। मैं हमेशा कई साल तक उस टीम का वो रहा, तो हम जैसे उत्तराखंड में हमने सेलेक्ट करे, यहाँ से अपने 10 लोगों को सेलेक्ट किया, फिर वो 10 लोगों को जो है वो फिर हमने नेशनल पे भेजा, फिर नेशनल पे एक आदमी एक को अवार्ड मिला, या वो जो एक टीम होती थी 4-5 लोगों को अवार्ड मिला। फिर वो लोग इंडिया के लोग वो पार्टिसिपेट करते थे किसमें, एशिया पैसिफिक में। तो वो सिंगापुर में, थाईलैंड में, इधर यहाँ वो होते थे, ऑस्ट्रेलिया इधर होते थे, तो वो एशिया पैसिफिक में वो करते थे। फिर एशिया पैसिफिक में वो टीचर्स को 5-7 टीचर्स को सेलेक्ट करते थे। फिर वो एशिया पैसिफिक वाले कहाँ जाते थे, ग्लोबल में। अब ग्लोबल में फिर वो कहीं दूसरी जगह, मोस्टली वो अमेरिका में ही होती थी वो प्रोग्राम्स वगैरह, तो वो अमेरिका चूंकि जो माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस था वहीं उसके इर्द गिर्द होता था वो कार्यक्रम। तो ये लोग जो है वहां जाते थे, और इवन ये अधिकांश के पास तो उस टाइम लैपटॉप भी नहीं था, पूरे विभाग में केवल एक लैपटॉप था हमारे पास आईसीटी में। तो हम उनको उधार देते थे, उसमें अपना डाटा सेव करके और उसको साफ सुफ करके, और तब उसको देते थे हम। वो कहा भाई लो कटन जी लिया लो, इसको लिया लो। तो ये भी परिस्थितियां थी उस टाइम पे, लेकिन वो उन लोगों ने, सब लोगों ने वो करा। लेकिन मैं देखता हूँ कि वो फील्ड में बहुत ज्यादा हमारे उतना वो नहीं हो पाया, वो आगे, या तो वो उन लोगों ने छोड़ दिया काम। लेकिन मेरा ये है कि आप लोग जो इनसे जुड़े हुए, जो आईसीटी का प्रयोग करें, ये आपके टीचिंग लर्निंग में भी आपको हेल्प करेगा। भाई आप बच्चे तक अपनी बात को 2 तरीके से कह पाएंगे ना, एक तो क्लासरूम से कह पाएंगे, और क्लासरूम से नहीं कह पा रहे तो आप अपनी वीडियो उपलब्ध करा सकते हैं, है ना। तो अगर आप अपनी वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं, या आप कोई ऐप बना रहे हैं जिसमें आप रेगुलरली जो है वो अपने लेक्चर्स डाल रहे हैं या इनोवेटिव आइडियाज डाल रहे हैं, तो वो बहुत फ्रूटफुल हो सकता है एजुकेशन के सिनेरियो से, है ना। तो ये इन चीज़ों पे मैं सोचता हूँ कि ये 2-3 चीज़ों पे आपको काम करने की आवश्यकता है, ठीक है ना। फिर डिजिटल एजुकेशन के संदर्भ में कई चीज़ ऐसी कि जिसके लिए आपको भी साक्षर होना जरूरी है। मैं हमेशा वो करता हूँ कि मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब में, मेरे पिताजी बताते थे कि जब मैं नौकरी में गया था 66 में 7 में, तो कहते मैं सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा था। उस टाइम पोस्ट ग्रेजुएट थे, और मतलब दो सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट थे, है ना। तो AA बोलते थे, AA किया हुआ ये। लेकिन जब कहते मैं रिटायर हुआ, मैं सबसे बड़ा अनपढ़ था अपने विभाग में, क्योंकि कंप्यूटर का जमाना आ गया था, है ना। तो 2002, 3, 4 के टाइम पे, तो वो 4 में 3 या 4 में रिटायर हुए, तो उस टाइम जो है वो कंप्यूटर का जब वो हो गया। हम नए बच्चे तो सब कंप्यूटर वाले हो गए, उनको तो आती ही नहीं थी। अब ऑडिट सर्विसेज में थे, तो वहाँ ई फाइलिंग सिस्टम थोड़ा बहुत चालू हो गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। तो वो कहते यार मेरे को तो कुछ पता ही नहीं है, तो उन्होंने वो पटाली छोड़ दी। उन्होंने कहा भाई मेरे बस का नहीं, मेरे को ऐसे करो जहाँ मैनुअल करना पड़े कुछ का। तो कहते मैं जब रिटायर हुआ तो मैं अनपढ़ था। तो वही चीज़ है कि जो नई जनरेशन है वो आप लोग ज़्यादा जो है वो टेक्नो सेवी हैं, आप टेक्नोलॉजी के प्रति हुए हैं। तो लेकिन ये केवल दुनिया यहीं तक नहीं है, केवल यही नहीं है। अब जैसे रिपोजिटरी है, अब हमारे पास अभी स्टेट की कोई रिपोजिटरी नहीं बना रखी, नेशनल रिपोजिटरी है। NROER का नाम सुना किसी ने, है ना। तो कितने लोगों ने NROER में अपने वोट डाले, किसी ने नहीं डाले होंगे। एक वो भी प्लेटफॉर्म है NROER, जो है नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज। ये NROER में भी आप अपने वीडियोस को डाल सकते हैं, है ना।
अब एक नया और चीज आ रही है NDEAR, सुना आपने NDEAR? नहीं। नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर। उसमें दोनों चीजें इंक्लूड होंगी। क्या चीज होगी उसमें? उसमें हार्डवेयर भी इंक्लूड होगा और सॉफ्टवेयर भी इंक्लूड होगा। आर्किटेक्चर मतलब एक नक्शा। तो उसके लिए एक पूरी गाइडलाइंस बन गई है नेशनल लेवल पे कि क्या क्या चीजें होगी, कैसे आप इस एजुकेशन को वो करेंगे, वो कौन सी चीजें NDEAR के अंतर्गत जो फैसिलिटेट करेगी हमारे एजुकेशन सिस्टम में इस ऑनलाइन सिस्टम, ऑनलाइन एजुकेशन को, ऑनलाइन या डिजिटल एजुकेशन को। तो ये कई सारी चीजें है ना। अब आप आज की तारीख में सबसे बड़ा एक इशू ये भी हो गया है कि क्या चीज ऑथेंटिकेटेड है और क्या चीज ऑथेंटिकेटेड नहीं है, ये भी बड़ा इशू है। आप जो भी ऐप बनाएंगे या जो भी वो करेंगे उसका ऑथेंटिकेशन कुछ नहीं है। तो ये आपके पास एक गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म है। ये एक मैं आपको एक और चीज बता दूं, ये बहुत कम लोगों को मैं आइडिया बता रहा हूं। ये गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म है और इस गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म में आप जो भी चीजें होंगे वो सब वेटेड होंगे। भाई जो आप बना रहे हैं ये SCRT द्वारा वेटेड है ना, एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के द्वारा वेटेड है। तो ये आपका जो है वो क्या है, आपका टेक्निकल ऑडिट है। ये आप वैसे भी कोई ऐप बनाते हैं, अगर आप अपने आप उसको करोगे तो आप उसको उसका जो है एक जो है आपका टेक्निकल ऑडिट कराना पड़ता है। उसकी कॉस्टिंग होती है, पता है, बहुत कम लोगों को पता है। टेक्निकल ऑडिट होता है, प्राइवेट कंपनियां करती हैं उसको। जिसे बोलते हैं कि आपका, इवन हम भी जो वेबसाइट बनाते हैं, विभाग भी बनाता है, तो विभाग भी उसका टेक्निकल ऑडिट कराता है। वो कैलकाटा की कंपनी, ऐसी कंपनी, बाहर की कंपनी आती है और बड़ा पैसा लेती है उसमें। आपका जो भी होगा आप भी अगर वो कराएंगे, लेकिन अगर आप इसके माध्यम से करेंगे तो आपके उसको ऑथेंटिकेटेड वो मिलेगा, फिर धीरे धीरे आप कर सकते हैं उसको। तो ये कई सारी छोटी चीजें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। लगता है कि इस क्षेत्र में काफ़ी वो है, और जो लोग काम कर रहे हैं एजुकेशन के साथ साथ वो अपने जैसे और इनोवेटिव थोड़ा सा आप कर सकते हैं। जैसे आप बच्चों के मार्कशीट है ना, उस पर आप बना सकते हैं, अपने छोटे एक्सेस पे बना सकते हैं, है ना। बच्चों का जो डाटा वगैरह है, तो डाटा इंस्टेड ऑफ की वो बनाने के, मैनुअल बनाने के, आप उसको एक्सेस में एक रिपोर्ट बना दो। तो उससे क्या होगा कि कुछ लोगों को आता है पर एक्सेस में काम करना, कितने को आता है? एक्सेल नहीं, एक्सेस में नहीं आता। एक्सेस में छोटा डेटाबेस बन जाता है, आपको पता, छोटे सॉफ्टवेयर बन जाते हैं एक्सेस में। एक्सेल का ही हायर वर्जन है, लेकिन वो एक्सेल उस टाइम पे यूज होता था जब ये सॉफ्टवेयर सिस्टम कुछ नहीं थे। तब वो एक छोटे से, अगर आपको जैसे हम ऑफिस में मैं चाहता हूं कि मैं ऑफिस के पत्र जो आ रहे हैं, लेटर आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनको मॉनिटरिंग के लिए मैं एक वो बनाऊं, तो उसके लिए मैं एक्सेस में काम कर सकता हूं। जरा सा एक मिनट। तो आप एक्सेस में काम कर सकते हैं। एक्सेस में आप बच्चों का डेटाबेस जो भी आप करना चाहते हैं, चूंकि आप स्कूल पे काम कर रहे हैं, और स्कूल पे मैं समझता हूं कि सबसे बढ़िया है एक्सेस पे छोटे सॉफ्टवेयर पे काम करना। या एक्सेल की जिनको जानकारी है, एक्सेल का तो इतना वास्ट वो हो चुका है आज की तारीख में कि आप एक्सेल में कोई भी डेटाबेस है ना, आपने पिवोट फीचर यूज करा किसी ने एक्सेल का? नाम भी नहीं समझ सही बात, नाम नहीं। तो पिवोट फीचर होता है एक्सेल का। पिवोट फीचर में आप डेटा को डाल दो, और डेटा से आप, जैसे आप स्कूल लेवल पे काम कर रहे हैं, मैं इसलिए आपको ये चीज बता रहा हूँ कि आपके वर्किंग को इजी बनाएगा ये। आपको एक बार मेहनत करनी है। आप ये, क्योंकि आपने सुना नहीं है, लेकिन आज मैंने बताया ना, अब आपके अंदर ये आपकी योग्यता है कि आप उसको क्यूरियोसिटी को, भाई मैंने भी तो सुना होगा, मैं 2002 से पहले मुझे माउस पकड़ना नहीं आता था। 2002 से पहले मुझे माउस पकड़ना नहीं आता था, मैं फ्रैंकली बोल रहा हूँ। मैं जब डायरेक्टेड में आया पहली बार, तो कुछ दिन तक तो मुझे कंप्यूटर में वो हाथ ही नहीं लगाने देते थे। तब तो 2 कंप्यूटर होते थे, 2 डायरेक्टेड में, तो बोलते थे तुम किनारे रहो यार, टाइम वेस्ट मत करो। तो अब इतनी सारी चीजें, लेकिन हम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे। डिजिटल उस वर्ल्ड में आज की तारीख में सबसे जो लोग काम कर रहे हैं, जिनके पास कंप्यूटर है, अपने हुए हैं, तो मेरा एक और सुझाव है कि आप जो है ना एडोबॉस को यूज करो। एडोबॉस सुना आपने? सर ये इसमें नहीं दिखाया जा सकता?
किसमें? जैसे एडोबॉस क्या है, एक्सेस क्या है, सब आपके अब आप नोट करते रहो, ढूंढते रहो। आपके गूगल पर सब मौजूद है। मेरा काम है आपको वो करना। ठीक है सर। भाई मैं आपको डिक्टेशन तो दूंगा नहीं, यही चीज तो होती है। एडोबॉस, अब एडोबॉस क्या है? एडोबॉस जो है वो भारत ऑपरेटिंग सिस्टम है, पता है आपको? बॉस जो है इंडिया का ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है, MS ऑफिस है, इसी ढंग से इंडिया का अपना जो है वो बॉस सिस्टम है। भारत ऑपरेटिंग OS है, तो वो उसका नाम है भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। और एडू जो है वो एजुकेशन का है। इसकी एक CD मिलती है, सीडेक चंडीगढ़ या सीडेक मद्रास से अगर आप वो करोगे तो वो 10 रुपए की, अब तो मुझे पता नहीं क्या कॉस्ट है उसकी, लेकिन वो 10 रुपए की है। और जो एडोबॉस है ये लाइनक्स बेस्ड है। अब आप लोगों में से शायद किसी को लाइनक्स में काम करना आता होगा, जबकि लाइनक्स जो है वो इतना, लाइनक्स अगर आपके कंप्यूटर में होगा तो आपको किसी भी प्रकार का कोई उसकी वायरस एक्टिविटी की कोई वही नहीं है, कोई खतरा ही नहीं है। एंटीवायरस नहीं करते। एंटीवायरस खरीदने की आपको कोई जरूरत नहीं है, आपको हैक करने के वो क्यों? क्योंकि ये तो जो है ये उसमें होते हैं क्या, ये जितने भी सॉफ्टवेयर हैं ये ऑटो उसमें स्टार्ट उसमें मोड में रहते हैं, मतलब ऑटोमेटिकली वो उनका अपडेटेड होते रहते हैं। नहीं, नॉट अपडेटेड, मतलब उनके जो फीचर्स होते हैं वो आपको मैनुअली नहीं वो करने पड़ते। जो लाइनक्स सिस्टम है उसमें आपको मैनुअल, थोड़ा सा मैनुअल स्टार्ट करना पड़ता है, इसलिए जो है हाँ। तो लाइनक्स में, अब लाइनक्स है वही सिंपल, पर थोड़ा सा कुछ दिन तो लगेगा ना। कुछ दिन तो आप जो है एक कमरे से दूसरे कमरे में जरा सेटिंग चेंज कर दो तो उसी में थोड़ा अटपटा लगता है, स्टार्टिंग में लगता है, बाकी कुछ नहीं है। सीमेंट में तभी नींद नहीं आ रही है ना वो, लेकिन उसमें CD अगर आप डालोगे या आप पेन ड्राइव चलाओगे तो पेन ड्राइव ऑटो वो नहीं होगा, ऑटो डिटेक्ट नहीं होगा, सॉरी ऑटो डिटेक्ट नहीं होगी। उसमें आप पेन ड्राइव दोगे, फिर आप ड्राइव में जाओगे, फिर आप वहां से उसको क्लिक करोगे, फिर ओपन करोगे, फिर ऐसे करोगे, ठीक है। आज की तरह में प्लग एंड प्ले वाली स्थिति है ना। तो ये प्लग एंड प्ले जो है ये वायरसेस को भी जन्म दे रहा है। तो इस चीज पे काम करने आने वाले समय में, अब कुछ दिन से ये थोड़ा कम हो गया, मतलब एक टाइम पे बड़ी इस बात पे बड़ा जोर हो गया था कि हमारे जो इंडियन ऑपरेटिंग सिस्टम है, भारत या लाइनक्स है, लाइनक्स जो है वो उबंटू लोग है। आपको पता है उबंटू सुना है? उबंटू कम्युनिटी है। मैं आपको जानकारी देता हूँ कुछ चीजें जो है। उबंटू एक कम्युनिटी है। उबंटू कैसी कम्युनिटी है? उबंटू है, उसका उबंटू का अर्थ है मानवता के लिए काम करना, ठीक है। उबंटू का कोई वैसा नाम नहीं है। उबंटू का जो अफ्रीकन नाम है, वो अफ्रीकन नेम है, उसका नाम है मानवता के लिए काम करना। तो जो लाइनक्स है वो उबंटू कम्युनिटी ने बना रखी है। अब उबंटू कम्युनिटी कौन है? उबंटू कम्युनिटी वो लोग हैं जो टेक्नोक्रेट्स, मतलब टेक्नोलॉजिकली जो सेफ वो है, उन लोगों का एक ग्रुप बना रखा उन्होंने, फ्रीलांसर टाइप के हैं वो लोग। और वो लोग जो है जो वर्ल्ड में ये जो बग्स और इस पे एंटी बग्स पे काम करें, यही लोग उसके लिए वो कर रहे हैं। तो उन्होंने टाइम टू टाइम उसको अपडेट करते हैं। लाइनक्स के आपको पैचेस जो है, लाइनक्स के पैचेस आपको फ्री में मिलते हैं, फ्री में डाउनलोड आप कर सकते हैं उबंटू कम्युनिटी से जाकर, उसकी CDs मिलती हैं आपको। तो ये बहुत बड़ा, ये मतलब मैं कहता रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी इतनी वास्ट है, इतनी वृहद है कि आप उसकी इमेजिन नहीं कर सकते। ये मैं कई चीजें आपको बताई तो आपको लगा यार ये आज ये थोड़ी नई चीजें क्या, तो बहुत सारी चीजें तो ये लोग काम कर रहे हैं। वो भी मानवता के लिए काम कर रहे हैं, पता है, मतलब वो फ्री है, वो कोई इसके लिए कोई पैसा नहीं ले रहे। आपने किसी ने सुना होगा कि लाइनक्स की वो भी आपकी जो माइक्रोसॉफ्ट की ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 8000 की CD है। एक CD की कॉस्ट 8000 रुपए जो आपके कंप्यूटर में है। और आपको एक और बात बताता हूँ कि आपके उसमें ओरिजिनल CD किसी के पास नहीं होगी, ओरिजिनल लाइसेंस किसी के पास नहीं होगा। ये सारे बीटा वर्जन्स है, ये सारे के सारे बीटा वर्जन है। ओरिजिनल अगर कंप्यूटर के साथ आप खरीदेंगे ना, आपको जैसे मार्कशीट होती है ना, ऐसे एक सर्टिफिकेट मिलता है। आपने तो देखा ही नहीं होगा वो सर्टिफिकेट, वो ओरिजिनल है। जब हमने खरीदे ना, जब चूंकि उस प्रोसेस में आया, तब मैंने देखे कि यार ये कहानी तो कुछ और है, ये बीटा वर्जन है। इस बीटा वर्जन में इसीलिए जो वो होती है क्या कहते हैं उसको,
ना एंटीवायरस नहीं, मतलब जो कमर्शियल यूज होता है, ये कमर्शियल चीजें नहीं चलती इसमें, मतलब कमर्शियल यूज नहीं कर पाते। कई फीचर्स ऐसे होते हैं जो कमर्शियल, मतलब आप इंडस्ट्री जिनको यूज करती है, बड़ा डेटाबेस एक्सेस में, एक छोटे डेटाबेस पे तो काम कर देगा, लेकिन उसके फील्ड अगर इतने से ज्यादा चले जाएंगे फिर वो आपको लाइसेंस्ड वर्जन देना पड़ेगा। नहीं कॉपीराइट नहीं, फैसिलिटीज जो कस्टमाइज होते हैं, इसमें कस्टमाइज फीचर होता है और उसमें पूरा फुल पैकेज होता है। आपके वर्ड है ना जी, जब बीटा वर्जन होगा तो वर्ड में कुछ फीचर्स ऐसे होंगे जो आपके लिए खुले नहीं है, वो केवल उन्हीं के लिए खुले। हम तो उतने में खुश हैं क्योंकि हमको पता ही नहीं है। एक्सेल के इतने फीचर्स हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। अगर आप 2 डेटा लिख दोगे ना ऐसे करके सामने कोई भी नंबर लिख दो इधर कर, और आप एक इफ वो लगता है उसमें, अगर आप वो यूज करोगे उसमें तो आप ये बता सकते हो कि कौन सा डुप्लीकेट डेटा है, कौन से नंबर 2 बार आ गए। इतनी फैसिलिटी है। पिवोट फीचर मैंने बताया, पिवोट फीचर में आप कुछ भी कर सकते हैं। आप एक्सेल में जाओ, फाइल खोलो वहां पर, और वहां पर देखो आप, वहां पिवोट फीचर आएगा आपका, इंसर्ट में देखो आपको पता चल जाएगा पिवोट फीचर कैसे यूज होता है। तो इतनी सारी चीजें मैंने बताया, ये बीटा वर्जन है सारे के सारे। अगर कंपनी चाहे तो हमको किसी दिन सू कर सकती है, हमसे किसी दिन हम पे मुकदमा कर सकती है, क्योंकि आपने तो खरीदे नहीं है। और सबसे बड़ा सिस्टम यही कि हम लोग जनरल उसको यूज कर रहे हैं, इवन हम घरों में पैसे देने के बाद भी नहीं हम वो कर पा रहे हैं। वो सारे के सारे आपको बीटा वर्जन मिलेंगे। ये बहुत सारी चीजें जो इनको समझने की है, क्योंकि टेक्नोलॉजिकली आप ये मत समझो कि आप जितना यूज करें आप उसके मास्टर हैं। ये जितना यूज करें आप अनाड़ी की तरह यूज कर रहे हैं। इसके खतरे इससे ज्यादा है। इसके बेनिफिट्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये बेनिफिट्स उतने नहीं है, इससे ज्यादा इसके खतरे हैं, है ना। आप हर चीज पे ट्रैक्ड है। आप हर ऑनलाइन हर फ्री सॉफ्टवेयर जो कि फ्री में आपको उपलब्ध कराया गया है, ये आपके फोन में स्पाई सॉफ्टवेयर है। ये स्पाई सॉफ्टवेयर है। और आपके संज्ञान में मैं ला दूं, जो इस गलत फहमी में कि हमने फोन रखा हुआ है उसमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, फोन रखा हुआ है उसमें जो आप कमरे में बोल रहे हैं वो सब उस फोन के माध्यम से वहां जा रहा है। हाँ, किसी में भी जो आप बात कर रहे हैं वो सारे के सारे जा रहे हैं। ये जो फ्री वाले उतार रखे ना आपने सब, ये वही तो है। परमिशन आप ही देते हैं। पेगासस भी यही है सब वही। परमिशन पेगासस अलग है, पेगासस एक अलग ही सॉफ्टवेयर है, वो आपने डाउनलोड नहीं करा है, वो भी इसी टाइप का हुआ है। जब आप एक बार पेगासस को पेगासस के नाम से नहीं करेंगे, वो किसी दूसरे नाम से वो आपके उसमें भेज देंगे। जैसे आपने कैम रीडर था, चल रहा था कैम रीडर वही था, इसी ढंग से कितने सारे। मैं आपको बता दूं, इवन अगर आपका फोन रखा हुआ है और हॉरिजेंटली रखा हुआ है और आप सामने है, आपकी वीडियो भी कैप्चर हो रहे हैं, तो इसको करेंगे क्या उसको सावधानी बरतिए। अरे सब डाटा बिकता है, ये सब आप डाटा ऑफ कर दो ना, कंपनियां ये सारा डाटा आपको डाटा आपने प्राइवेट उसमें आपने एक चीज आपकी आर्थिक बहुत अच्छी चीज बताई सर आपने। आप ये सारे काम यही करते हैं। आज की तारीख में नया वर्ड यूज हो रहा है, और वो वर्ड क्या यूज हो रहा है, हम जी एथिकल हैकर बनेंगे। सुना आपने? आजकल बच्चों में बड़ा वो है इसका, है ना। हाँ, क्या बनोगे? और या कंप्यूटर में वो आप सर मैं एथिकल हैकर बनूंगा। मैंने कहा एथिकल हैकर क्या हो गया भाई? अबे हैकर तो हैकर है, चोर तो चोर है। ईमानदार और बेईमान चोर क्या हुआ? मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं इस फील्ड में हूँ और कई जगह मैं यहाँ पे हूँ, तो मेरे सामने आया ये बात। आप क्या, मैंने कहा पूछा मैंने आप क्या बनोगे? कहते मैं एथिकल हैकर बनूंगा। तो मैं तो सुन के बड़ा हुआ, मैं कहती भजी तो बहुत। मैंने कहा बेटा हैकर तो हैकर मीन्स क्या हुआ? जो दूसरों की चीजों को चुराए, है ना, वो हैकर हुआ। तो आप चाहे वो मानवीय बने चाहे अमानवीय बने, हैकर वो तो हैकर है। तो ये सब चीजें आज की तारीख में 2 चीजों का जमाना हो गया है। एक तो वही एथिकल हैकर का, और एक दूसरा बच्चे को बोलोगे वो काम करेगा एआई में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। आज की दुनिया
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे चल रही है। इस दुनिया में अब कंप्यूटर में टेक्नोलॉजिकली हार्डवेयर में कुछ करने के लिए नहीं बचा ज्यादा, कंप्यूटर में कुछ करने के लिए नहीं बचा उतना ज्यादा। उसके पीछे में एक रीजन ये भी बताता हूं कि इसलिए नहीं बचा क्योंकि ज्यादा मास जो है वो थिंकिंग जो है वो केवल इंटेलिजेंस पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रही है। गाड़ी में इंजन में काम करने के लिए कुछ नहीं बचा। अब उन्होंने जितना था वो 8 किलोमीटर पर लीटर जो था वो 24 तक लिया है, और उसके बाद अब सोलर और इलेक्ट्रिक मोड आ गया है। वहां पर काम करने की आपने देखा कि इंजन में जो ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में अगर किसी को थोड़ी जानकारी हो कि भाई अब कप्पा इंजन आया, कप्पा इंजन के बाद कुछ नहीं आया, बस यहीं तक रुक गया इंजन की वो। लेकिन गाड़ी की कॉस्ट दिन प्रतिदिन 50 लाख हो गई। क्यों भी 50 लाख? क्योंकि आपको कीलेस एंट्री हो गई, आपने जेब में रखी हुई है, आप जैसी पहुंचे उसने मार्क्ड है उसके साथ, हो आप पहुंचे उसने कहा समझ गया कि गाड़ी का ऑनर आ गया है। आपने कहा ओपन, आपने गाड़ी का नाम अपना देखा, ओपन द डोर, वो गाड़ी का दरवाजा खुल जाएगा अपने आप। ठीक है, वो जैसे आप गाड़ी के अंदर जाकर एमजी हेक्टर का ऐड आ रहा है तो कहा गुड मॉर्निंग, है ना, डिमरी जी गुड मॉर्निंग, तो डिमरी जी गुड मॉर्निंग अंदर आते ही गाड़ी अपना बोलेगी डिमरी जी गुड मॉर्निंग, आगे बताएगी कि आगे मोड़ है, आगे वो है, आगे गड्ढा है। आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं, ये गाड़ी में स्टार्ट हो गया। जी जी। हाँ, आप मेरे पास i20 है, i20 में देखो आप मेरे साथ चलो, वो बता देगा आगे कि ऑब्स्ट्रक्ट आ गया है, आगे बैंड है, तो बोलता रहेगा वो गूगल वो है ना। अब आप देखो गूगल आंटी को तो आपने लगा दो और बताते रहेगी 300 मीटर में दाएं चले बाएं चले, क्या है ये, है ना। एलेक्सा आप देख रहे हैं, एलेक्सा क्या चीज हो गई है, वो तो बड़ा अच्छा वो हो गया। उसको बोलोगे एलेक्सा है ना, गाना सुनाओ तो गाना सुना। जैसे कई बार होता है कि वो बोले तो मैं तो जैसे आज घुसता हूँ और एलेक्सा कैसी हो, मैं ठीक हूँ, एलेक्सा अब जैसे अंदर घुसे कभी मूड वैसे रहता है, और एलेक्सा ठीक जाओ, है ना, मैं आपकी बात नहीं समझ पा रही हूँ, एलेक्सा तू पागल रहेगी। इंटरेक्शन चलता है, तो मैं उसको चेक करता हूँ कि किस लेवल तक ये हमारे उसको पकड़ पा रही है बात को, है ना। क्योंकि मैं इस फील्ड का हूँ तो मैं एक दिन यही चल रहा था कि हमारी बात को कहाँ तक पकड़ पा रहा है, ये कहाँ तक इसके अंदर प्रोग्रामिंग कितनी कर रखी है इन लोगों ने, है ना। तो मैं कई चीजें तब मैंने देखा, मैं क्या गढ़वाली पकड़ पाई है हमारी, नहीं पकड़ पाएगी, जो है तो डायरेक्ट तो हिंदी है ना, मतलब बोली तो खड़ी भाषा है ना, गढ़वाली तो डायलेक्ट है, लेकिन वो तो हम हिंदी में बोल रहे हैं, लेकिन हमने कहा क्या इसको इतना तक पकड़ पाएगा ये। तो ये चीजें अब आपके जो है कुछ दिन बाद झाड़ू पोछा लगाने वाले जो है वो मॉप आ जाएंगे, वो रोबोट मॉप आ रहे हैं, मॉप्स होते हैं, वो आपको साफ करेंगे, ऐसे करके चलेंगे वो नीचे को, और वो इधर घूमेंगे उधर घूमेंगे, डिटेक्ट करेंगे कहाँ पर कूड़ा ज्यादा है, सोल उसके नीचे घुसेंगे पलंग के नीचे, बस 12-15 हज़ार रुपये का आ जाएगा। कुछ दिन बाद ये सब खत्म होने वाला है। इतनी टेक्नोलॉजी को चेंज हो रहा है कि आप समझ नहीं सकते। टेक्नोलॉजी उस लेवल पे जाने की इमेजिन वो कर रहे हैं जहां पर आप सोच नहीं सकते। एलेक्सा के साथ बल्ब फ्री आ गया है, वो बल्ब देखा आपने, लाइट है ना, एलेक्सा लाइट ऑन, वो लाइट ऑन हो गई। अब आप बोलोगे यार ये क्या चीज हो गई, एसी ऑन गीजर ऑन, घर के डोर्स। अब आपने देख लिया आज की तारीख में क्या हो गया कि आप यहाँ पर बैठे हुए और आपने वो लगा रखा है घर पे सीसीटीवी कैमरा लगा रखे, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। आप एलेक्सा पे बाहर से अपने फोन से, अगर आपके पास एलेक्सा है तो आप अपने फोन में एलेक्सा ऐप डाउनलोड करो और आप घर में बात कर सकते हैं। घर में अगर कोई आपकी बात सुन नहीं पा रहा है तो पता है आपको ये फीचर नहीं पता है। आप अपने फोन पे, अगर आपके पास फोन है, आप एलेक्सा ऐप ऑन करो और आप एलेक्सा, नेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए दोनों जगह की, आपने ऑन करा और ये एलेक्सा पे आप जो बोलोगे घर में कि भाई तुम कहाँ हो, कोई सुन नहीं रहा, दरवाजा बाहर कोई खड़ा है, ये एलेक्सा ऐप में है। इमेजिन करो कि टेक्नोलॉजी किस लेवल पे जा रही है। तो हमको एजुकेशन को भी, इसीलिए तो हम पिछड़ रहे हैं। गवर्नमेंट सिस्टम में ये थोड़ी सी कमी हमारे अंदर आ रही है, हम पिछड़ के रहे क्योंकि हम टेक्नोलॉजी के साथ साथ नहीं बढ़ रहे। आज मतलब ये कई सारी चीजें ऐसी है जिनको सोचना पड़ेगा, बियॉन्ड द इमेजिनेशन सोचना पड़ेगा। आप लोग क्योंकि इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि जो कई सारी जो चीजें मैंने बताई इसको सोचें, विचार विमर्श करें,
और आपस में एक आप लोग भी कम्युनिटी बनाओ अपनी, आपस में जिनको अच्छे शेयरिंग करो, ग्रुप्स में बात करो और इनोवेटिव उस पर जाओ, ताकि जो है हम लोग एजुकेशन पर बेनिफिट हो पाए। थैंक यू।